नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अभिनेता सलमान खान इन दिनों अपने पनवेल के फार्म हाउस पर समय बिता रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान 3 गाने रिलीज करने के बाद इन दिनों सलमान खान खेती में अपना हाथ आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सलमान खान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो बारिश के दौरान ट्रैक्टर के जरिए खेत जोतते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान खान ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जो सबका खूब ध्यान खींच रहा है। तस्वीरें देखिए आप। सलमान खान बारिश के बीच यहाँ पर ट्रैक्टर पर सवार नजर आ रहे हैं। दरअसल जब से लॉकडाउन का ये समय चल रहा है, तब से सलमान खान अपने फार्म हाउस में हैं और रह रहकर फार्म हाउस की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। कभी वो उसी के भीतर कोई गाना शूट करते हैं, तो इस दौरान आप देखिए वो ट्रैक्टर पर सवार होकर जुताई करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है। गंगा में 4 लोग डूब गए हैं। गंगा नहाते समय 4 लोग डूब गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं फर्रुखाबाद से। गंगा नहाने के दौरान बताया जा रहा है कि 4 लोग डूब गए हैं। मौके से हमारे संवाददाता सूर्या वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्या, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? बता दूं, फर्रुखाबाद का जो पांचाल घाट इलाका है, जहां पर जो है ये 4 युवक डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर से आए थे, जो गंगा स्नान करने आए थे मौनी अमावस्या के दिन। इसमें से एक दोस्त था, वो इनका गंगा के गहरे पानी में चला गया और जिसको बचाने के लिए 3 युवक जो थे गंगा में प्रयास करने लगे, जिस दौरान चारों युवक गंगा में डूब गए और बाद में जो था एक युवक को जैसे तैसे नाविकों ने बचाया और 3 युवकों की गंगा के गहरे पानी में डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने जो है तीनों शवों को रिकवर कर लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी जितने भी मृतक युवक हैं, उन सभी को जो है उनके परिजनों को सूचना दी गई है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। तो एक शख्स को बचा लिया गया है, लेकिन 3 की जान चली गई है गंगा में डूबने से। और होम आइसोलेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में शर्तों के साथ होम आइसोलेशन को मंजूरी मिल गई है। प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। राज्य सरकार के पास कोविड अस्पताल को लेकर पर्याप्त इंतजामात हैं, बेड्स भी पर्याप्त हैं। बेहतर इम्यूनिटी कोविड-19 से बचाव के लिए जरूरी है, ये भी कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लखनऊ, कानपुर नगर, बस्ती, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, बलिया, झांसी, इसके अलावा मुरादाबाद और वाराणसी में विशेष टीमें भी मौके पर जाएंगी, तैयारियों का मुआयना भी करेंगी और कोविड से लड़ाई को लेकर जो कुछ इंतजामात किए गए हैं, उसमें और क्या कुछ जोड़ा जा सकता है, कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है, इस बात की समीक्षा भी करेंगी। लेकिन बड़ी बात यही है कि उत्तर प्रदेश में भी होम आइसोलेशन को मंजूरी मिल गई है। आज टीम 11 के साथ बैठक के बाद ये बड़ी बात सामने आई है। सीएम ने इसको मंजूरी दी है। दरअसल कुछ लोग ऐसे थे जिनमें कोरोना के सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन वो कोरोना संक्रमित होने के बावजूद संक्रमण को छिपा रहे थे। ऐसे में संक्रमण के बढ़ने का खतरा था। इसके मद्देनजर सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि ऐसे लोग जिनमें कोई खास सिम्टम्स नहीं है, वो होम आइसोलेट खुद को कर सकते हैं, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। तो बड़ी खबर, बड़ी मंजूरी सरकार की तरफ से दी गई है होम आइसोलेशन को लेकर। इससे पहले दिल्ली में भी ये व्यवस्था लागू की गई थी और उसके बेहतर परिणाम आने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। होम आइसोलेशन को मंजूरी दी गई है, लेकिन खास बात यह रहे कि इस दौरान जो भी प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं, उसका सख्ती के साथ पालन करना होगा। और यह भी कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कि बेहतर इम्यूनिटी ही कोविड-19 से लड़ाई में कारगर साबित हो सकती है। लिहाजा लोगों को इम्यूनिटी पर खासा ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही साथ अगर किसी में किसी प्रकार के लक्षण नजर आते हैं कोरोना को लेकर, तो वो उस लक्षण को छिपाएं नहीं, बताएं, होम आइसोलेट कर लें खुद को। और अगर तबीयत ज्यादा खराब होती है, दिक्कत ज्यादा होती है, तो फौरन ही अपने आप को डॉक्टरों के संपर्क में लाकर इलाज की दिशा में आगे बढ़ें। और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। राम मंदिर शिलान्यास में बीजेपी नेता भी शामिल होंगे। बीजेपी के बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा जाएगा। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी को भी न्योता भेजा जाएगा, मुरली मनोहर जोशी को भी न्योता भेजा जाएगा। इसके अलावा उमा भारती, कल्याण सिंह को भी न्योता भेजने की तैयारी है। विनय कटियार को भी आमंत्रित किया जाएगा। वीएचपी के आलोक कुमार, मिलिंद परांदे भी शामिल होंगे। 50 के आसपास वीवीआईपी लोगों को निमंत्रण भेजा जाएगा, जिनको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अयोध्या में 5 से 6 बड़ी स्क्रीन भी लगाई जाएंगी। लाइव कार्यक्रम देखने की व्यवस्था भी इस दौरान की जाएगी। तो 5 अगस्त को जब मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा,
उस दौरान तमाम वीवीआईपी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम बड़े नेता होंगे, जिनमें मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, विनय कटियार, उमा भारती, इसके अलावा वीएचपी से जुड़े लोग, आरएसएस से जुड़े लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर 5 अगस्त को भव्य श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। भूमि पूजन काशी के काशी विद्युत परिषद से जुड़े 3 ब्राह्मणों की देखरेख में देश में अन्य हिस्सों से आए आचार्य करवाएंगे। आखिर 5 अगस्त ही क्यों खास है 5 अगस्त का दिन, और आखिर किस तरीके से होगा वहां पर पूजन कार्यक्रम, पूजन में क्या कुछ खास तस्वीरें सामने आएंगी, इन तमाम सवालों के जवाब आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए 5 तारीख की तिथि जो निश्चित की गई है, वो तिथि 3 बिंदुओं को ध्यान में रख करके की गई है। सबसे पहले तो जिस ब्रह्मांड नायक का ये भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, उनका जन्म चक्र बनाया गया है भगवान श्री राम का। इसके बाद कौन करेगा, जो राष्ट्र का नायक है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी जन्म चक्र को देखा गया है। उनके जन्म चक्र में इस समय वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है, उनकी राशि वृश्चिक है और बृहस्पति की अंतर्दशा है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए 5 अगस्त का काल निश्चित किया गया है। राम जी का जो जन्म चक्र देखा गया, चूंकि अभिजित मुहूर्त में उनका जन्म हुआ था, तो उस जन्म लगने के अनुसार अभिजित मुहूर्त का काल निश्चित किया गया। और प्रधानमंत्री जी के जन्म चक्र को ध्यान में रख करके बृहस्पति की चूंकि अंतर्दशा है, गुरुदेव की अंतर्दशा में जब धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं तो भव्य और दिव्यता को प्राप्त करते हैं और देश के प्रधानमंत्री को उसका यश मिलता है और राष्ट्र की समस्त विविधताओं का नाश भी होता है। तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रख करके फिर 5 अगस्त की तिथि निश्चित की गई कि अभिजित मुहूर्त काल में प्रधानमंत्री जी शिला का पूजन करेंगे। और वो शिला किस चीज़ की हो, चूँकि राहु केतु का प्रभाव भी नष्ट हो जाए, क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी नष्ट हो जाए, इसलिए रजत की शिला 51 किलो की जो वहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने बनवाया है, उसी शिला में पूजन होगा और सभी चातुर्वेद पारायणों के द्वारा आह्वान किया जाएगा। और बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर शशिकांत की पत्नी मनु को गिरफ्तार किया गया है। खबर है कि चौबेपुर थाने की पुलिस ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है मनु को। इसी महिला के कई ऑडियो टेप भी सामने आए थे, जिसके बाद से पुलिस लगातार मनु की निगरानी कर रही थी और अब गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। और विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी एनकाउंटर की जांच करेगी। हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज भी कमेटी में शामिल होंगे। एक पूर्व डीजीपी भी जांच कमेटी में शामिल होंगे। यूपी सरकार ने जांच कमेटी को मंजूरी दे दी है। वहीं इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतने संगीन मुकदमों का मुख्य आरोपी बेल पर रिहा था, यह सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है, उसमें बड़ी बातें क्या निकलकर सामने आई हैं, वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। विकास दुबे एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं। सवाल क्या क्या हैं वो भी आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट के यूपी सरकार से तल्ख सवाल हैं। सवाल ये कि सटीक रिपोर्ट मांगी गई है कोर्ट की तरफ से, सरकार से। इसके अलावा पूरी घटना को सिस्टम की विफलता भी करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ ये बड़ी बात भी सामने आई है कि सीजेआई ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से सवाल पूछे गए हैं। विकास को जमानत दिए जाने पर हैरानी भी जताई है उन्होंने कि सजा के बावजूद 2005 से जमानत पर वो बाहर कैसे था। पूछा है कि शातिर अपराधी को कैसे मिली पैरोल। अब दोबारा बनाई जाएगी जांच कमेटी, जिसको यूपी सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा और यही कमेटी इस पूरे एनकाउंटर मामले की जांच पड़ताल करेगी। हाई कोर्ट के पूर्व जज और एक पूर्व डीजीपी को भी इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। और गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विकास दुबे के शरीर में 3 गोलियां आर पार हो गई थी। दाहिने कंधे से 1 गोली आर पार हुई थी। सीने में बाईं ओर से 2 गोलियां आर पार हुई थी। विकास दुबे के शरीर पर 10 जख्म मिले हैं। 6 जख्म गोलियों के हैं,
जिनमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिले हैं। गोलियां कितनी दूर से मारी गई, इस बात का खुलासा फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हो पाया है। कानपुर पुलिस ने काफी कशमकश के बाद जय वाजपेयी और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। जय वाजपेयी पर घटना के दिन विकास दुबे को 2 लाख रुपए और 25 कारतूस देने का आरोप है। 13 दिन की पुलिस हिरासत के बाद पुलिस ने विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जय वाजपेयी ने 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में पहुंचकर विकास को 2 लाख रुपए दिए थे। इसके अलावा 25 कारतूस भी मुहैया कराए थे। इसके बाद नज़ीराबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जय की 3 लग्जरी गाड़ियां हाईवे पर लावारिस हालत में खड़ी हुई पाई गई थी, जिसके बाद पुलिस इन गाड़ियों को कब्जे में लेकर थाने आ गई थी। जांच में पता चला कि ये गाड़ियां जय वाजपेयी की हैं। उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और लगातार उससे पूछताछ की जा रही थी। कल पुलिस ने जय वाजपेयी को छोड़ दिया था और मीडिया का प्रेशर बनने के बाद जय को दोबारा हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो इस बात का खुलासा हो गया कि जय ने न केवल रुपए मुहैया कराए थे बल्कि अपने घर में रखे 25 कारतूस भी विकास को दिए थे। जिसके बाद जय को गिरफ्तार कर लिया गया है। जय के साथ उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। और चलिए आपको आज का कोरोना अपडेट बताते हैं। कानपुर में आज कोरोना का कहर देखने को मिला है। मधुराज हॉस्पिटल में कोरोना बम फूटा है। हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हॉस्पिटल के 9 मेडिकल स्टाफ भी कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमित 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हॉस्पिटल के मालिक को भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कानपुर में कोरोना का कहर देखने को मिला है। यहाँ जितने लोग कोरोना संक्रमित हैं उनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के मालिक को भी कोरोना संक्रमण हुआ है। और आज यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। होम आइसोलेशन को मंजूरी दी गई है। हमारी संवाददाता अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ इस वक्त यूपी के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद हैं। हम सीधा अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, बातचीत करिए स्वास्थ्य मंत्री से कि इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे क्या क्या कारण रहा, क्या आधार रहा? और बिल्कुल देखिए अमित, आज जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर के यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इस बड़े फैसले के तहत होम आइसोलेशन को मंजूरी दे दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी। सर, कैसे देखते हैं आप सबसे पहले तो इस पहल को, क्योंकि काफी समय से ये मांग उठ रही थी कि ऐसी मंजूरी मिलनी चाहिए यूपी के लोगों को? देखिए, मांग तो करना एक अलग चीज़ होता है, मगर इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी थी। और क्योंकि हमारे पास व्यवस्था पहले से ही था कि 1,51,000 से ऊपर के बेड्स हमारे पास पहले से तैयार थे और L1 L2 की फैसिलिटी लेके और 80% 85% एसिम्प्टोमेटिक केसेस आने के बाद हम उसकी व्यवस्था पूरी तरह से तैयार कर लिए थे। और बीच बीच में ये आता था कुछ शहरों में, जैसे लखनऊ जैसे शहर है या गाज़ियाबाद है या गौतम बुद्ध नगर में, जहाँ इधर पिछले 15-20 दिन के अंदर अचानक केसेस ज़्यादा निकले। जब हमने टेस्टिंग की कैपेसिटी अपनी बढ़ा दी तो एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा निकलने लगा। उसमें कुछ बातें आई थी कि लोग हमारे गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें थोड़ा सा वो रहना नहीं चाह रहे थे, तो उसके लिए हम लोगों ने फिर एक होटल की भी व्यवस्था की और एक जियो करके हमने होटल्स को नोटिफाई कर दिए, जहां लोग अपने हिसाब से अपने कैटेगरी को देखते हुए वो अपना एक निर्धारित दर पर वो होटल्स में भी रह सकते हैं, जहां उनको थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 दिन रहने के बाद वो अपने आप ही वहाँ से हट सकते हैं। ये सब होने के बाद तब अब इधर हम लोगों ने देखा है कि थोड़ा होम क्वारंटीन, होम आइसोलेशन देने में थोड़ा ठीक होगा, तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद उनका अनुमति मिला है और उससे संबंधित गाइडलाइन जो हमको स्वास्थ्य मंत्रालय से मिला है दिल्ली से, वो उसका अनुराग करने के बाद उसको हम लोग गाइडलाइन को जारी कर देंगे। सर, अलग अलग राज्यों में होम आइसोलेशन की जो व्यवस्था है वो चल रही है, क्या दिल्ली से ही मिलते जुलती कुछ गाइडलाइंस यूपी की भी होंगी जिसको स्टडी कर रहे हैं आप लोग? हाँ, ये तो हमारा केंद्रीय मंत्रालय ने दिया ही है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, उसी को हम लोग अपने यूपी के अनुसार बना लेंगे। कुछ ही चीज़ें हैं जो उसमें बदलने लायक है, बाकी सब उसमें वैसे ही है।
एक सवाल सर सबके जहन में ये है कि अगर कोई मरीज जाता है, कहता है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं और मैं घर में रहना चाहता हूं, तो ये उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा या हॉस्पिटल ये डिसाइड करेगा कि आपको होम आइसोलेशन देना है या नहीं देना है? नहीं, हम उसमें जो गाइडलाइन उनको प्रोटोकॉल जो मिला है उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म भी रहेगा, उनको बताना पड़ेगा और ये स्ट्रिक्टली एसिम्प्टोमेटिक लोगों के लिए रहेगा। किसी को भी अगर हल्का फुल्का भी अगर ये फ्लू होगा या हल्का बुखार होगा, माइल्ड जो सिम्टम्स होते हैं वो भी उनको L2 में जाना पड़ेगा। सीरियस वाले के लिए तो खैर L3 है ही, मगर माइल्ड सिम्टम भी अगर हल्का बुखार होगा तो उसमें ये हो जाता है कि कभी कभी ऑक्सीजन लेवल भी गिर सकता है या और भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, तो उसमें हम बिल्कुल वो नहीं करेंगे, उनको उसमें जाना पड़ेगा। बाकी टोटली माने जो एसिम्प्टोमेटिक है वो ही रहेंगे उसमें। जो एसिम्प्टोमेटिक हैं और जो घर में होम आइसोलेशन में है, अगर उनकी तबीयत खराब होती है या बिगड़ती है तो क्या वो टच में रहेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट? वो हमारे सर्वेलेंस टीम के टच में रहेंगे, हमारे कॉल सेंटर से उनका बराबर उनका वो रहेगा, संबंध रहेगा, और कोई भी दिक्कत होगा और वो घर के अंदर भी उनका जो हमारे गाइडलाइन के मुताबिक उनका घर होगा, जिसमें कमरा आइसोलेट होगा, बाथरूम आइसोलेट होगा, पहले से ही उस कमरे में, जैसे बहुत लोगों के पास होता है, अलग कमरे में रहने की व्यवस्था, और उससे जुड़े हुए कैसे कैसे वहाँ पर आपको दिन में क्या क्या करना चाहिए वो सारे गाइडलाइन में है। उस गाइडलाइन को फॉलो करने पर जब वो सहमति मिल जाएगा और उनके पास उस तरह का व्यवस्था होगा तब हम अलाउ करेंगे उनको। सर ये भी बात आ रही है कि इससे जो हॉस्पिटल्स पे दबाव पड़ रहा था बेड को लेकर के या पेशेंट को लेकर के, इससे बहुत हद तक कम हो जाएगा। कितना असर पड़ेगा सर? काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 85% ऑलमोस्ट ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस आते हैं जो अपने साइकिल के हिसाब से 10 डेज़ में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो अब आप अंदाज़ लगा लीजिए, इतने सारे बड़ी संख्या में बड़े बड़े शहरों में जो हमारे बहुत बड़ी संख्या में इधर पॉजिटिव केस निकल रहे हैं, और आपके लखनऊ में ही इतने ज़्यादा निकल रहे हैं, तो इसमें 80% मान के चलिए, 85% मान के चलिए, ये सब एसिम्प्टोमेटिक है। ये 10 दिन के बाद अपने वापस घर चले जाएंगे, तो बहुत सारा लोड हमारा हॉस्पिटल पर कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छिपा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि कहीं हॉस्पिटल ना जाना पड़े, एम्बुलेंस में ना बैठना पड़े, तो क्या इससे लोग अब आगे आएंगे टेस्ट कराने के लिए? जी जी, छिपाते भी हैं, ये भी हम लोग को मालूम है। हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको ढूंढ के उनको समझा के हॉस्पिटल के सेंटर्स पर ले जाएं, तो ये एक समस्या अभी इसका निदान हो जाएगा। वो अपने आप ही आएंगे जब उनको पता चल जाएगा कि घर पर ही रहना है। उस प्रोटोकॉल को भी फॉलो करेंगे और हमारे सर्विलेंस टीम और हमारे कॉल सेंटर से पूरा उनका एक वो बना रहेगा, संवाद बना रहेगा, तो हम उसको मॉनिटर भी कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये अमित जयप्रताप सिंह जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि किस तरीके से जो एसिम्प्टोमेटिक है स्ट्रिक्टली उनके लिए होम आइसोलेशन की जो व्यवस्था होगी वो दी जाएगी। साथ ही साथ जो मेडिकल टीम है वो लगातार सर्विलेंस करती रहेगी ताकि कंडीशन खराब होने पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सके। और फिलहाल जो गाइडलाइंस है उसको स्टडी किया जा रहा है अलग अलग राज्यों की, जिसके आधार पर जो यूपी की गाइडलाइंस होंगी होम आइसोलेशन को लेकर के वो जारी की जाएंगी। अमित, बहुत शुक्रिया अनामिका। और चलिए बात करते हैं यूपी पुलिस की, जिसका चाल चरित्र और चेहरा बदलने के लिए सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदेश की पुलिस का भी कोई जवाब नहीं है। लगता है कि उन पर इन कवायदों का ज्यादा असर नहीं पड़ता। प्रतापगढ़ में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां पर जब दरोगा जी पिस्टल नहीं चला पाए तो एडीजी ने दरोगा को हाथ ऊपर करके दौड़ा दिया। प्रतापगढ़ की तस्वीरें आप देखिए, दरोगा जी से पिस्टल नहीं चली, एडीजी मौके पर मौजूद थे, उन्होंने सजा के तौर पर हाथ ऊपर कर दरोगा जी को दौड़ लगाने के लिए बोल दिया। कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जब पुलिस की बंदूक नहीं चलती या मिस फायर हो जाता है, और ऐसी वानगी एक बार फिर से प्रतापगढ़ में देखने को मिली। यहां पर निरीक्षण के लिए एडीजी साहब पहुंचे थे, दरोगा जी को उन्होंने कहा कि आप फायर करके दिखाइए, लेकिन पिस्टल नहीं चली उनसे, जिसके बाद उनको सज़ा दी गई और सज़ा के तौर पर एडीजी ने बोला कि आप हाथ ऊपर उठाइए और दौड़ लगाइए। एक बार फिर से देखिए तस्वीरें, पिस्टल नहीं चला पाने के बाद दरोगा जी कैसे हाथ ऊपर कर दौड़ लगाते हुए नजर आए। और मिर्जापुर में बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर एक कार 40 फीट नीचे खाई में गिर गई, जिससे कार में सवार महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये लोग मध्य प्रदेश के जबलपुर से बिहार जा रहे थे और इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। और प्रयागराज में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। चौफटका फ्लाईओवर के नीचे लगे ट्रांसफार्मर में आग लग गई और देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया आग ने। ट्रांसफार्मर में आग लगने की सूचना से इलाके में हड़कंप का माहौल दिखा। लोगों ने आग लगने की सूचना बिजली विभाग के अधिकारियों को दी। इसके बाद कहीं जाकर इलाके की बिजली काटी गई।
शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगने की आशंका जाहिर की गई है। ट्रांसफार्मर जलने से पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।